हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी एई, एसएससी जेई, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, एमपीपीएससी में, गेट में, ईएसी में, ये सारे एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फॉर अ 20 केवीए ट्रांसफार्मर द आयरन एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड आर 300 वाट एंड 250 वाट। ये दिया है व्हाट इज द ट्रांसफार्मर इफिशियंसी अंडर फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो दोस्तों इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है ये हम सभी को पता है कि वो क्या होता है कि m टाइम्स केवीए रेटिंग इनटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय m टाइम्स केवीए रेटिंग पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस m स्क्वायर टाइम्स कॉपर लॉस। सिंस हमें ये बताया गया है कि इसमें क्वेश्चन में कि फुल लोड है, तो इसका मतलब फुल लोड में m का वैल्यू 1 हो जाएगा, जो m है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी के लिए इस फॉर्मूले में m इक्वल टू 1 रखना है, केवीए में 20 केवीए रख देना है, कॉस फाई में यूनिटी पावर फैक्टर 1 रख देना है। उसके बाद सिमिलरली आयरन लॉस इसमें दिया हुआ है 300 वाट रखना है, 250 वाट इसमें कॉपर लॉस रखना है, और आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आंसर आएगा 97.32%। तो इसके हिसाब से डी आंसर सही है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता है कि जो लोडिंग है वो हाफ लोडिंग है तो m का वैल्यू 1/2 हो जाता, और यहाँ पर 1/4 इंटू कॉपर लॉस हो जाता फुल लोड कॉपर लॉस के रिस्पेक्टिव में। तो इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ कैन ईडी करंट लॉसेज बी मिनिमाइज इन ट्रांसफार्मर। ईडी करंट लॉसेस ट्रांसफार्मर में कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। तो ईडी करंट लॉस में क्या होता है कि जो सरफेस होता है तो उस सरफेस पे एक सर्कुलर करंट इस तरह का फ्लो करने लगता है जो कि हीटिंग के इशू को बाद में रेज करता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर बनाते हैं। तो लैमिनेटेड कोर में क्या करते हैं हम लोग कि इस तरह का जो शीट्स है बहुत पतली पतली शीट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ऐसे लैमिनेटेड कोर बनाता है, जिससे कि ये जो पाथ है ये पाथ बीच में ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज कर सकते हैं ईडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर हैज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स लोड पावर फैक्टर इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैगिंग लोड पावर फैक्टर। अगर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो पर यूनिट में कॉस ऑफ फाई पावर फैक्टर प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन ऑफ फाई। तो इसमें लैगिंग लोड के केस में ही इसका लोड पावर फैक्टर, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है अगर आप इस फॉर्मूले से जाएं तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। तो इसका सही आंसर है एक्साइटर। दोस्तों कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर और बुखोजी रिले ये तीनों ट्रांसफार्मर का ही पार्ट है। कंजर्वेटर टैंक एक टैंक होता है जो कि अटैच होता है, इस तरह का टैंक होता है जो कि ट्रांसफार्मर के बॉडी से अटैच होता है। इसमें एक ऑयल लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं। तो सपोज हीटिंग के चलते कभी ऑयल एक्सपैंड करता है तो ये लेवल अप हो जाता है, फिर अगर वो स्विंग करता है तो ये लेवल डाउन हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑयल का लेवल बैलेंस करता है। ब्रीदर, इससे एक सिलिका जेल से एक ब्रीदर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर में ये होता है वो बाहर का जो एयर है उसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है। और बुखोल रिले यहाँ बीच में एक इंटरनल फॉल्ट के लिए बुखोल रिले ऑपरेट होता है। सपोज कभी इंटरनल फॉल्ट हो गया, इंटरनल वाइंडिंग्स में शॉर्ट सर्किट हो गई तो वहां पर जो हीट जनरेट होता है उस हीट से फिर जो ऑयल एक्सपेंड करता है तो बुखोल रिले एक सेटिंग रहता है वो, तो उसके हिसाब से बुखोल रिले ऑपरेट होता है। तो एक्साइटर इसका पार्ट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ए ट्रांसफार्मर। तो जो थिकनेस लेमिनेशन की जो यूज होती है वो होती है 0.1 mm से 0.5 mm। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रीदर इन ट्रांसफार्मर। तो फंक्शन क्या होता है? तो टू अरेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर, जैसे मैंने कहा व्हेन आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफार्मर, जब आउटसाइड एयर इंटर करता है ट्रांसफार्मर को तो मॉइस्चर के फ्लो को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच दैट। तो किस लोड पे होता है? तो वो कॉपर लॉस अगर आयरन लॉस के बराबर है तो उस लोड पे क्या होता है? ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी मैक्सिमम होता है।
यानी अब हम लोग देख सकते हैं कि जो आयरन लॉस होता है उसको हम लोग पीआई से लिखते हैं, और किसी भी लोडिंग के लिए एम स्क्वायर इंटू पावर ऑफ कॉपर लॉस, ये होता है हमारा वेरिएबल कॉपर लॉस किसी भी एक लोडिंग के लिए। तो अगर हम उस फ्रैक्शनल लोडिंग को निकालें जिसमें कि एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो हम लोग एम को लिख सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय पी ऑफ कॉपर लॉस। यानी इस रेशियो में जो फ्रैक्शन लोडिंग होगी उसी में जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाए कि किस लोडिंग में अगर फुल लोड कॉपर लॉस दिया है, फुल लोड आयरन लॉस दिया है, तो वो तो सेम केस होगा, फुल लोड और नो लोड में सेम आयरन लॉस का केस होगा। अगर फुल लोड कॉपर लॉस दिया तो बोला कि अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस लोडिंग पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, तो हम लोग इस फॉर्मूले को इक्वेट करके, क्योंकि आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होगा, इक्वेट करके हम लोग उस फ्रैक्शनल लोडिंग को निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 kVA ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड टू ए टर्न्स रेशियो ऑफ N1 is to N2 10। द इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इतना दे दिया, एंड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इतना दे दिया। व्हाट विल बी द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हेन रिफर टू प्राइमरी। अब क्या है कि जो ये प्राइमरी मेरा टर्न्स है और ये इधर सेकेंडरी टर्न्स है, तो सेकेंडरी को और प्राइमरी में रिफर किया जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगर जहां पर हम लोग इम्पिडेंस को रिफर कर रहे हैं उसके टर्न्स रेशियो को ऊपर रखेंगे और उसके टर्न्स को ऊपर रखेंगे, और जिसको कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि अगर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स N1 है और सेकेंडरी टर्न्स N2 है, तो अगर हम लोग सेकेंडरी को प्राइमरी में रिफर कर रहे हैं, तो अगर सेकेंडरी इम्पिडेंस R2 है और उसको हम लोग प्राइमरी में रिफर कर रहे हैं, तो हम लोग प्राइमरी में रिफर कर रहे हैं तो प्राइमरी के टर्न्स को ऊपर रखेंगे पहले, और उसके बाद ये रेशियो निकालेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। ये हो गया सेकेंडरी इम्पिडेंस को जब हम लोग प्राइमरी में रिफर करते हैं, तो ये हो गया प्लस जो प्राइमरी का अपना इम्पिडेंस है ये। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर आप देखें तो इम्पिडेंस प्राइमरी वाइंडिंग का इतना है, यानी कि यहाँ पर R1 का वैल्यू हो जाएगा 3 + j5। ये जेड कहना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें फिर इंडक्टेंस भी इंक्लूडेड होगा। तो ये R1 यानी Z1 ये इतना है और प्लस Z2 इतना है, और N1/N2 का रेशियो कितना दिया, 10 दिया। तो अगर आप इसको 10 को रखिएगा तो 10 पर पावर स्क्वायर यानी 100 इंटू R2, R2 अपना ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 + 80J होगा। 50 + 80J के साथ 3 + 5J ऐड कीजिएगा तो आंसर आएगा 53 + 85J, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इतना, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। तो हमने कहा था कि जो कॉपर लॉस होता है एक्चुअली में वो होता है M² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। तो अब इसके केस में है कि जो लोडिंग है वो हाफ लोड है, तो M का वैल्यू 1/2 होगा। अगर आप 1/2 रखिएगा तो 1/4 इंटू फुल लोड कॉपर लॉस है 1600। तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका सही आंसर आएगा 400 वाट। तो इसका सही आंसर होगा 400 वाट, तो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए पावर ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट फुल लोड ड्रॉज ए वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू इतना रिस्पेक्टिवली एट 0.8 पावर फैक्टर, आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू 120 और 300, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केवीए का रेटिंग निकालते हैं। तो इसका अगर हम केवीए निकालें तो वो हो जाएगा 200 इंटू 100 वोल्ट इंटू एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। उसके बाद अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में हम लोग जानते हैं कि M इंटू के वी होता है ना। लेकिन सिंस इसमें फुल लोड पे है तो M का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो केवल KVA इंटू कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो ये आ जाएगा 1600 16,000 डिवाइडेड बाय, नीचे करेंगे हम लोग 16,000 क्यू 0.8 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस आयरन लॉस कितना है 120, तो 120 को यहाँ रखेंगे 120 को, प्लस ये इसको 300 को रखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एफिशिएंसी आएगा वो आएगा 97.44%। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज जीरो इन ए ट्रांसफार्मर इवन एट फुल लोड। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो दोस्तों एक स्टैटिक इक्विपमेंट होता है जिसमें कि प्राइम सेकेंडरी मूव नहीं करता है, अनलाइक रोटेटिंग मशीन जैसे कि इंडक्शन मोटर हो गया या सिंक्रोनस मोटर हो गया, उसमें रोटर वाला पार्ट रोटेट करता है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस होंगे, एडी करंट लॉसेस होंगे, हिस्टेरिसिस लॉसेस होंगे।
फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स आर, तो क्या होता है, वो दोनों इंडक्टिवली लिंक्ड होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करते हैं, तो इंडक्टिवली लिंक होता है, बी ऑप्शन सही है। ऑन नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट रिमेन्स इन फेज विद, तो प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज। आइए इसका फेजर ड्रॉ करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग आई म्यू लिखते हैं, एक कोर लॉस कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग आई डब्ल्यू लिखते हैं। इसमें ये जो अप्लाई वोल्टेज है वो V1 है, और इन दोनों का जो फेजर सम होता है वो आई नॉट होता है, जिसे नो लोड कंपोनेंट कहते हैं। तो आई डब्ल्यू जो होता है वो V1 के इक्वल फेज में होता है, तो प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज होगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग 150 टर्न्स प्राइमरी एंड 750 टर्न्स सेकेंडरी, यानी कि N1 का जो वैल्यू है वो दे दिया है इसमें 150, और N2 का जो वैल्यू है वो दे दिया है आपका 750। इस हिसाब से आप लोग लिखे। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स में कनेक्टेड किया गया है। द सेकेंडरी वाइंडिंग सप्लाइज द लोड ऑफ इतना एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ट्रांसफॉर्मर टू द लोड। तो अब देखिए 240 वोल्ट डाला गया है, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी N1 150 है, N2 750 है, तो 5 टाइम्स है सिंपली, तो 5 टाइम्स वोल्टेज रेज हो जाएगा। तो अगर हम V2 वोल्टेज निकालें, जो सेकेंडरी का वोल्टेज है वो हो जाएगा 240 इंटू 5 टाइम्स, यानी कि 1200। अच्छा, सिमिलरली इसमें I2 जो सेकेंडरी करंट दिया है वो दिया है 4 एम्पियर, तो I2 अगर हम इसमें निकालें तो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर है। तो इस हिसाब से हम लोग पावर सप्लाई हम लोग निकाल सकते हैं। पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ 5, तो V हमारा है 1200, हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, फिर I है 4, फिर कॉस 5 है 0.8। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका सही आंसर आएगा 3840 वाट, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 kVA 11,000 by 400 50 hertz single phase transformer has 80 turns on the secondary, what is the maximum value of flux। तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स में हम लोग फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम। तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो सेकेंडरी में हम लोग देखें तो सेकेंडरी का वोल्टेज 400 है, तो अगर हम इसमें 400 पुट करते ही और 4.44 रखते हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी है 80 टर्न्स, तो 80 टर्न्स रखते हैं, इनटू फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर 50 रखते हैं तो 50, और अगर 5m को हम लोग निकालना है ना इसमें, तो 5m रखते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, तो वो आएगा 22.5 मिली वेबर। आप रख के देख लीजिएगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैविंग इक्वल हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन, यानी कि रेटेड फ्रीक्वेंसी में इक्वल हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस होता है, एंड इज ऑपरेटेड एट इतना 45 हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज कंपेयर टू इट रेटेड ऑपरेटिंग पॉइंट द कोर लॉसेस अंडर दिस कंडीशन। अच्छा दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हम लोग को बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर क्या देखना होता है कि इसका फ्लक्स जो फ्लक्स डेंसिटी है 5m ऑलवेज कांस्टेंट रहे। तो अगर आप इस फॉर्मूला से जाते हैं E इज इक्वल टू 4.44 इंटू एन इंटू 5 इंटू एफ, तो इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो अगर हम E बाय एफ का रेशियो निकालें तो फ्लक्स को कांस्टेंट रहने के लिए E बाय एफ को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो E बाय एफ को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी है इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या होता है कि दो केसेस होते हैं। अगर हमारे पास दो लॉसेस है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक होता है एडी करंट लॉसेस। तो पहला केस जिसमें कि V बाई एफ यानी E बाई एफ कॉन्स्टेंट रहे, तो उस केस में क्या होता है कि हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होते हैं वो K1 इंटू फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और एडी करंट लॉसेस होता है K2 इंटू फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर में, इसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो हम लोग अब इसमें केस में देखते हैं कि पहले केस में 50 हर्ट्ज हम लोग फ्रीक्वेंसी रखें और रेटेड वोल्टेज रखें। तो पहले केस में रेशियो क्या हो जाएगा V बाई एफ का V बाई 50। अब इसको हम लोग चेंज किए हैं, तो वोल्टेज को 90% किया, यानी कि 0.9 ऑफ V हो गया, और फ्रीक्वेंसी किया 45। तो इसका भी रेशियो इसका भी रेशियो V बाई 50 होगा। तो दोनों केस में V बाई एफ रेशियो 50 हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला वैलिड हो गया।
तो पहले हम लोग वी बाई एफ रेशियो करके निकालते हैं। अगर वो दोनों केस में कांस्टेंट है, अगर हम लोग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को चेंज करते हैं और इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी वी बाई एफ रेशियो अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बहुत वैलिड होगा। तो इस केस में है ये, तो हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेटेड पे क्या होता है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस सेम है। इसका मतलब है तो इसमें K1 इंटू हिस्टैरिसीस लॉस 50 यानी रेटेड 50 पे है इज इक्वल टू K2 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि K1 इज इक्वल टू 50 K2, ये एक रिलेशनशिप निकल गया, ये एक रिलेशनशिप है हमारे पास। अब हम लोग ये 90% ऑफ द रेटेड पे 45 हर्ट्ज है, तो उसके केस में हम लोग निकालते हैं। तो उसके केस में टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। तो दूसरे केस में PC2 के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इस केस में देखें 90% के केस में, तो K1 है आपका 50 इंटू K2 इंटू 45, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप 45 है, प्लस 50, ये K2 तो K2 ही है, इंटू 45 का होल स्क्वायर। इस सेकेंड वो वाला सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था, एडी करंट लॉसेस जो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस केस में। अगर पहले वाले केस में देखें तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, 50 इंटू K2 इंटू 50 हर्ट्ज पे रेटेड पे, प्लस K2 इंटू 50 स्क्वायर। तो K2 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं PC1 और PC2 के इक्विवेलेंस में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो कोर लॉसेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे 14.5% से। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉर सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज बोथ आर इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इन हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस रिस्पेक्टिवली। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को हम लोग 10% से इंक्रीज किया है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, दोनों को 10% से इंक्रीज किया है, तो उसी केस में क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है वो 10% से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि अब ये 1.1 V हो गया, और फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज किया 1.1 F। तो अगर आप अगेन इनका रेशियो देखें तो दोनों का रेशियो फिर से कांस्टेंट है, पहले जो V था उस और फ्रीक्वेंसी है दोनों के रेशियो के कांस्टेंट है, यानी कि V बाय F फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार और आप याद रख लीजिए, मैं और बताता हूँ। तो इसी केस में अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो हिस्टैरिसीस लॉसेस हो जाएगा, वो हो जाएगा K1 इंटू एफ, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉसेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, यानी कि K2 इंटू एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग अब दोनों 10% से बढ़ाए, यानी फ्रीक्वेंसी भी 10% से बढ़ाया गया है, तो अब नया वाला जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1.21 इंटू K1 इंटू एफ। नहीं, अगर हम लोग हिस्टैरिसीस लॉसेस ले तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो 1.1 हो जाएगा। एडी करंट लॉसेस ले लेंगे तो उसको हो जाएगा 1.21 इंटू K2 इंटू एफ, यानी कि जो दूसरा वाला हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो पहले वाले के मुकाबले 1.1% 1.1 टाइम्स होगा PH1, यानी 10% इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वो इंक्रीज कर रहा है इसलिए 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2000 by 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज एक्साइटिंग करंट ऑफ इतना, एक्साइटिंग करंट दे दिया है, यानी कि I0 का जो वैल्यू है वो दे दिया है हमारा, यानी नो लोड करंट का वैल्यू दे दिया 0.5, कोर लॉसेस 60 वाट दे दिया है, यानी पी कोर लॉसेस हो गया 600 वाट। मैन HV साइड इज एनर्जाइज बाय रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो HV साइड हमारा 2000 वोल्ट है, तो उसको हम लोग एनर्जाइज करेंगे रेटेड वोल्टेज से। तो इसका मतलब है कि V1 जो है वो हो जाएगा 2000 वोल्ट, इस पे हम लोग एनर्जाइज करते हैं। तो कोर लॉसेस को हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग नो लोड लॉसेस ले इस हिसाब से, तो वो हो जाएगा V1 इंटू I0। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2000 ये I0 नहीं IW होगा दोस्तों। ये अगर हम लोग नो लोड में इसका हम लोग डायग्राम देखें यहाँ ऐसे, इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो वाटिंग वाला कंपोनेंट होगा वो ये हो जाएगा V1 इंटू IW। तो इसका मतलब है कि IW हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा 2000 वोल्ट है, इस पर हम लोग एनर्जाइज करते हैं और 600 यहाँ पर 600 रखते हैं, और हम लोग IW कैलकुलेट करते हैं जो कि कोर लॉस कंपोनेंट होता है। तो IW इसके हिसाब से निकलता है 0.3।
अब IW 0.3 निकल गया, तो हम लोग जानते हैं कि I0 स्क्वायर इज इक्वल टू IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम लोग I म्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो I म्यू का वैल्यू आएगा 0.4 एम्पियर। इसका मतलब है कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पावर ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 50 watt एट 40 हर्ट्ज एंड 100 watt एट 60 हर्ट्ज एंड द कंडीशन ऑफ सेम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन बोथ द केसेस द कोर लॉस एट 50 हर्ट्ज विल बी। तो कोर लॉस 50 watt है 40 हर्ट्ज में एंड 100 watt एट 60 हर्ट्ज में अंडर द कंडीशन ऑफ सेम मैक्सिमम, यानी कि हम लोग को फ्लक्स इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि अब हम ये फ्लक्स कांस्टेंट होने से अब हिस्टेरेसिस लॉसेस का जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो कोर लॉस 40 हर्ट्ज में हम लोग कैलकुलेट करें तो K1 इंटू 40 हर्ट्ज प्लस K2 इंटू 40 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये इसका एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 60 हर्ट्ज में हम लोग देखते हैं तो वो 100 वाट है इज इक्वल टू K1 इंटू 60 प्लस K2 इंटू 60 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें K1 और K2 मिलेगा एक जनरलाइज्ड, और उसके बाद फिर अगर हम 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी उसमें रख दें और तो हम लोग उसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोर लॉसेस क्या आएगा। तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें जो कोर लॉसेस आएगा वो आएगा 73 वाट। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आर पीएच एंड पी दिया हुआ है। द परसेंटेज डिक्रीज इन दीज लॉसेस व्हेन ऑपरेटेड एट 160 वोल्ट 40 हर्ट्ज। अब हम लोग इसमें वी बाई एफ रेशियो फिर से निकालते हैं दोस्तों। तो पहले केस में जो वी बाई एफ रेशियो है यानी V1 बाई F1 का जो रेशियो है वो है 200 बाई 50 यानी कि 4। दूसरा केस है V2 बाई F2, इसमें जो रेशियो है वो है 160 बाई 40 यानी कि 4। दोनों केसेस में रेशियो सेम है दोस्तों, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या देखेंगे, जो हिस्टेरेसिस लॉसेज होगा वो हो जाएगा के, जो इसमें हिस्टेरेसिस लॉसेज हो जाएगा वो हो जाएगा K1 इंटू फ्रिक्वेंसी, जो इडी करंट लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा K2 इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इडी करंट लॉसेस। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं अब क्या है कि डिक्रीज इन दिस लॉसेज व्हेन ऑपरेटेड। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को 50 से 40 कर दिया है तो सेकंड वाला जो फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसका हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो PH2 जो है हिस्टेरेसिस लॉसेज डिवाइड बाय PH1 जो है वो होगा 40 डिवाइड बाय 50 यानी कि ये हो जाएगा 0.8। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कितना घट गया दोस्तों, 0.8 टाइम्स हो गया है, यानी कि जो डिक्रीज है वो कितना है 20% है। तो इससे आप पहले ही ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में निकाल दीजिएगा सेकंड वाले का, तो वो 36 के परसेंटेज के हिसाब से आएगा। तो पहला इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 20 एंड 36 होगा, यानी कि हिस्टेरेसिस लॉसेस 20% डिक्रीज हो जाएगा और एडी करंट लॉसेस 36% डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।